मेरे प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों में बताने जा रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। तो सबसे पहले तो हम बता देते हैं, यह है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। इसमें 1 से लेकर के 167 धाराएं हैं और 11 अध्याय हैं। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में, साक्ष्य अधिनियम की मुख्य धाराएं कौन कौन सी है। तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 व्याख्या खंड से संबंधित है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 अनुमान लगाया जा सकता है के संबंध में प्रावधान करती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 विवादग्रस्त तथ्यों और प्रासंगिक तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। धारा 6 एक ही लेन देन का हिस्सा बनने वाले तथ्यों की प्रासंगिकता। एक ही लेन देन का हिस्सा बनने वाले तथ्यों की प्रासंगिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 7 वे तथ्य जो विवादग्रस्त तथ्यों का अवसर, कारण या प्रभाव है। और साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 मकसद की तैयारी और पिछला या बाद का आचरण के बारे में प्रावधान करती है। और साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 प्रासंगिक तथ्यों को समझाने या पेश करने के लिए आवश्यक तथ्यों के बारे में प्रावधान किया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 सामान्य डिजाइन के संदर्भ में षड्यंत्रकर्ता द्वारा कही गई या की गई बातें के बारे में प्रावधान किया गया है, बता दिए। और साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 जब तथ्य जो अन्यथा प्रासंगिक नहीं है प्रासंगिक हो जाते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 मन की स्थिति या शरीर या शारीरिक भावना के अस्तित्व को दर्शाने वाले तथ्य। साक्ष्य अधिनियम की धारा 15 इस सवाल पर असर डालने वाले तथ्य की क्या कार्य आकस्मिक था या जानबूझकर था। धारा 15 साक्ष्य अधिनियम की ये प्रावधान करने के लिए बताती है। और धारा 17 साक्ष्य अधिनियम की परिभाषित से संबंधित है। और साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 इन्हें बनाने वाले व्यक्तियों और उनके द्वारा या उनकी ओर से परिवेश का प्रमाण के बारे में प्रावधान करती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 22A जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री के बारे में मौखिक स्वीकारोक्ति प्रासंगिक हो के बारे में प्रावधान किया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 आपराधिक कार्रवाइयों में अप्रासंगिक होने पर प्रलोभन, धमकी या वादी द्वारा स्वीकारोक्ति के संदर्भ में प्रावधान करती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 पुलिस अधिकारी को दी गई संस्कृति को साबित न किया जाने के बारे में प्रावधान किया गया है। बढ़ते इसी क्रम में आगे, साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 पुलिस हिरासत में रहते हुए अभियुक्त द्वारा कबूल किया गया बयान उसके खिलाफ साबित नहीं किया जाएगा। पुलिस हिरासत में रहते हुए अभियुक्त द्वारा कबूल किया गया बयान उसके खिलाफ साबित नहीं किया जाएगा। सेक्शन 26 साक्ष्य अधिनियम की। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 आरोपी से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकती है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 28 प्रलोभन, धमकी या वादे के कारण उत्पन्न धारणा को हटाने के बाद की गई स्वीकारोक्ति प्रासंगिक है। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे, साक्ष्य अधिनियम की धारा 31 परिवेश निर्णायक सबूत नहीं है लेकिन रोका जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 ऐसा मामला जिसमें ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रासंगिक तथ्य का बयान जो मर चुका है या पाया नहीं जा सकता है आदि प्रासंगिक है। सेक्शन 32। साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 से 44 न्यायालयों के निर्णय जब प्रासंगिक हो। साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 विशेषज्ञों की राय, जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी राय लेने के लिए सेक्शन 45 प्रावधान करती है। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे, धारा 47 प्रासंगिक होने पर लिखावट के संबंध में राय। साक्ष्य अधिनियम की धारा 51 प्रासंगिक होने पर राय के आधार। साक्ष्य अधिनियम 52 से धारा 55 चरित्र जब प्रासंगिक हो। धारा 56 से धारा 58
तथ्य जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का प्रमाण। साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 प्राथमिक साक्ष्य के संदर्भ में प्रावधान करती है। और साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 द्वितीयक साक्ष्य सेकेंडरी एविडेंस के बारे में प्रावधान करती है। और बढ़ते इसी क्रम में आगे सेक्शन 65 ऐसे मामले जिनमें दस्तावेजों से संबंधित द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। और 65B इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता के बारे में प्रावधान किया गया है। साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 74 सार्वजनिक दस्तावेज पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। साक्ष्य अधिनियम 75 निजी दस्तावेज सार्वजनिक और निजी दस्तावेज के बीच अंतर। धारा 90 30 साल पुराने दस्तावेजों के बारे में धारणा। एविडेंस एक्ट की सेक्शन 91 अनुबंध की शर्तों अनुदान और संपत्ति के अन्य निपटान के साक्ष्य को दस्तावेज के रूप में कम कर दिया गया है। और सेक्शन 110 साक्ष्य अधिनियम के स्वामित्व के बारे में सबूत देने का दायित्व। सेक्शन 111 लेन देन में सद्भावना का प्रमाण जहां एक पक्ष सक्रिय विश्वास के संबंध में है तब प्रावधान क्या किया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 111A कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा के बारे में प्रावधान किया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 विवाह के दौरान जन्म वैधता का निर्णायक प्रमाण के बारे में प्रावधान किया गया है, जैसे कि धर्मज और अधर्मज संतानों के संबंध में। और बढ़ते हैं इसी क्रम में धारा 113 क्षेत्र के अधिपत्य का प्रमाण। साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 113A विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने का अनुमान। और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B दहेज हत्या के बारे में उपधारणा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 न्यायालय कुछ तथ्यों के अस्तित्व की कल्पना कर सकता है। और साक्ष्य अधिनियम 114A कुछ अभियोजनों में सहमति के अभाव के बारे में उपधारणा बलात्कार से संबंध में। और सेक्शन 115 से 117 रोग से संबंधित प्रावधान किया गया है। धारा 118 साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 कौन गवाही दे सकता के बारे में प्रावधान किया गया है। साक्ष्य अधिनियम 119 गवाह मौखिक रूप में संवाद करने में असमर्थ गूंगा गवाह के बारे में प्रावधान किया गया है। और बढ़ते इसी क्रम में आगे सेक्शन 122 विवाह के दौरान संचार के बारे में प्रावधान है। धारा 123 राज्य के मामलों के बारे में साक्ष्य के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 124 आधिकारिक संचार। धारा 132 गवाह को इस आधार पर उत्तर देने से छूट न दी जाएगी कि उत्तर अपराध करेगा। सही बात है। सेक्शन 133 सहयोगी। सेक्शन 134 गवाहों की संख्याओं के बारे में। और सेक्शन 137 मुख्य परीक्षा चीफ एग्जामिनेशन। धारा 141 प्रमुख प्रश्न। धारा 142 उनसे कब नहीं पूछा जाना चाहिए। धारा 143 उनसे कब पूछा जाना चाहिए। और धारा 145 लिखित रूप में पिछले बयानों के बारे में जिरह के बारे में प्रावधान करती है। और धारा 151 अशोभनीय निंदनीय प्रश्न। सेक्शन 157 गवाह के पूर्व बयानों को उस तथ्यों के रूप में बाद की गवाही की पुष्टि करने के लिए साबित किया जा सकता है। सेक्शन 159 रिफ्रेशिंग द मेमोरी याददाश्त ताज़ा करना। धारा 167 साक्ष्य को अनुचित रूप से स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कोई नया रास्ता नहीं है। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें। ये था एविडेंस एक्ट की कुछ सेक्शन संक्षेप में, और जो कि आपकी कुछ कानूनी जानकारी के लिए फ़ायदेमंद होगी, लेकिन अलग से अध्ययन अवश्य करें। आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में मिलता रहे और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ।